Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis for 8th February 2021. Let's start the session. Our first news is हाँ, स्टेइंग वॉचफुल। अभी आरबीआई की दोबारा एमपीसी कमेटी बैठी थी। एमपीसी में बहुत बार बता चुका हूँ क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये हर बैठती है क्वार्टरली। तो इसमें डिसीजन हुआ जाता है रिगार्डिंग रेपो रेट हमारी कितनी रहनी चाहिए, हमारी लोन रेट कितनी रहनी चाहिए, हमारी रिवर्स रेपो रेट कितनी रहनी चाहिए। तो ये हर डिसीजन कौन लेता है? एमपीसी कमेटी लेती है। तो डायरेक्ट सवाल ही होता है एमपीसी का, ऑलरेडी यूपीएससी सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए एमपीसी बनी किससे। तो ये आरबीआई एक्ट के थ्रू ही बनी है। आरबीआई एक्ट है जो 1934 का, उसी के अंतर्गत बनी है। बस आपको इतना शॉर्ट फॉर्म में ध्यान होना चाहिए किसके तहत बनी है। इसका काम क्या है कि ये सारे डिसीजन लेती है रिगार्डिंग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर कितना क्या रहना चाहिए। इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर्स कैसे होते हैं? 3 जो होते हैं वो आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। पहली चीज़ तो ये 6 मेंबर होते हैं, किस किस की तरफ से होते हैं, इसको हेड कौन करता है? तो जो आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोला जाता है। मतलब जो भी आरबीआई का गवर्नर होगा वो एमपीसी को हेड करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। तो हु हेड एमपीसी? तो आरबीआई का जो गवर्नर होगा वो हेड करेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो मेजोरिटी से लिए जाएंगे। जैसे 6 लोग हैं तो 6 जो लोगों के पास एक एक वोट होता है, तो मेजोरिटी से डिसीजन होगा। जब 6 में से 4 लोग बोलेंगे तभी वो डिसीजन पास किया जाएगा। तो बस ये यहीं लिख रहा है और इसमें और कुछ जानने की इंपॉर्टेंट नहीं है। एमपीसी विल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो हर 4 साल बाद इनका अपॉइंटमेंट दोबारा होता रहता है और ये रीअपॉइंट नहीं हो सकते। रीअपॉइंट का मतलब क्या है कि एक बार जो बन गया वो दोबारा नहीं बन सकता है। टेकन बाय मेजोरिटी वोट, ईच मेंबर हैविंग अ वोट। वही मैंने आपको बता दिया, 6 में से जब 4 लोग हाँ बोलेंगे तभी वो डिसीजन क्लियर होगा। तो कितने मेंबर होते हैं, कौन हेड करता है, किसके पास कितना वोट है, मैंने यहाँ पे सबको बता दिया। एक्ट भी बता दिया, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेट्स गो। एट मैसिव रैली कुरुबाज सीक एसटी टैग। तो हमसे जो पूछा जाएगा वो ये कम्युनिटी है, कुरुबाज। तो ये कहाँ की कम्युनिटी है? डायरेक्ट कम्युनिटी से सवाल होता है। कुरुबाज कहाँ की कम्युनिटी है? तो याद रखिएगा ये मेजरली कर्नाटक की कम्युनिटी है और एरिया में भी पाई जाती है, लाइक तमिलनाडु में भी पाई जाता है। लेकिन ये मेजरली जो हो रहा है ये सारा बवाल ये अभी कर्नाटक में हो रहा है। तो कुरुबास कम्युनिटी कहाँ की है? ये कर्नाटक की कम्युनिटी है। रिसेंटली ये ओबीसी में आती है, अदर बैकवर्ड क्लास में आती है, लेकिन ये एसटी का दर्जा मांग रहे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मांग रहे हैं। तो याद रखिएगा अगर कोई पूछ लेता है कुरुबास अभी रिसेंटली किस में आती है, तो ओबीसी में आती है। कहाँ की कम्युनिटी है? तो कर्नाटक की कम्युनिटी है और इन्हें एसटी का दर्जा चाहिए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। न्यूज दैट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट में हाइक नरेगा स्पेंड इफ नीड अराइजेस। गवर्नमेंट जो है वो नरेगा की स्पेंडिंग बढ़ा देगी अगर जरूरत महसूस होती है। अब नरेगा क्या है? ये नरेगा क्या है कि ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का तरीका है। इसका ही नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया था एमजी नरेगा, जैसे हम बोलते हैं। एमजी नरेगा और नरेगा एक ही चीज है। पहले इसे नरेगा बोलते थे, बाद में इसको एमजी नरेगा बोलने लग गए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें कुछ नहीं होता। ये पहली बात किस एक्ट के थ्रू बनी है? तो एमजी नरेगा का ही एक्ट है ऑफ 2005, उसके थ्रू ये बनी है। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। इसका काम क्या है? तो कोई भी जो रूरल व्यक्ति है उसे 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, गारंटी। साल में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा कि उसे 100 दिन तो काम मिले ही मिले। ये किस में बोला गया है? एमजी नरेगा में बोला गया। और ये किस स्तर पर दिया जाता है? तो ये जो पंचायत लेवल है वो डिसाइड करती है किस आदमी को कितना काम देना है। तो पंचायत डिसाइड करती है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अभी रिसेंटली इसमें एमजी नरेगा में जो उनकी सैलरी है उसको भी बढ़ा दिया गया। पहले शायद 182 रुपीज था, अभी उसमें 20 रुपए हाइक करके 202 रुपए कर दिया गया। तो अभी हाइक भी हुआ है ड्यू टू कोविड-19। याद रखिएगा इसमें 100 दिन का परमानेंट गारंटी होता है। जैसे अगर मान के चलिए आपको जॉब चाहिए एमजी नरेगा के तहत, तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अपने पंचायत में। तो वो लोग डिसाइड करेंगे आपको क्या काम मिला जाएगा और विद इन 15 डेज आपको उन्हें काम देना ही पड़ेगा। अगर वो 15 दिन के काम नहीं देते तब भी आपको सैलरी मिलेगी 16 डे से। अगर आपको काम मिले या ना मिले तो इसमें 15 डेज मिलता है। तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा एमजी नरेगा से। आगे चलते हैं। मैन एक्सेस मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन मोर। तो बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कौन सी सर्विस है। तो किरण सर्विस किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये मेंटल हेल्थ को चेक करती है। मेंटल हेल्थ किसका कितना बुरा है। तो हेल्पलाइन है, किसी का भी अगर मेंटल से प्रताड़ना मिली है तो इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। इसी को हम किरण सर्विस बोलते हैं। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है बस आपको ये पता होना चाहिए। इसमें बाकी डेटा है कि मैन जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं इस हेल्पलाइन का बजाय वोमेन के। तो मतलब मैन ज़्यादा परेशान है इसका मतलब, क्योंकि वही इस हेल्पलाइन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। कौन सी हेल्पलाइन है? तो किरण सर्विस हेल्पलाइन। किरण सर्विस हेल्पलाइन। बस आपको मिनिस्ट्री ध्यान होना चाहिए, इसका काम क्या ध्यान है ये होना चाहिए। डेटा नॉट दैट इंपॉर्टेंट।
आगे चलते हैं। ये दुखद सूचना है, 7 किल्ड आफ्टर ग्लेशियल बर्स्ट इन उत्तराखंड। आपको पता भी चल गया होगा कि उत्तराखंड में ग्लेशियल फट गया तो उसकी वजह से एवलांच आ गया है, भूस्खलन जैसे बोलते हैं हिंदी में, तो एवलांच हो गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लैश टाइड बोलते हैं इसे, एक और चीज़ बोलते हैं हम फ्लैश टाइड या फ्लैश फ्लड जिसे हम बोलते हैं। तो फ्लैश का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा ईंट पत्थर लेके आता है, जो भी फ्लड उसको हम फ्लैश फ्लड बोलते हैं, और एक बाद में उड़ा के ले जाता है, मतलब कम टाइम के लिए आता है और बहुत ज़्यादा नुकसान करके जाता है। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो गंगा वाला जो रीजन है उसमें कोई ग्लेशियल फट गया था जिसकी वजह से पानी का स्तर बहुत बढ़ गया और ये इतना नुकसान करके चला गया। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट जो नुकसान हुआ है पूरी तरीके से, तो ये पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट ये कहाँ का है, तो उत्तराखंड का है। कौन कौन सी रिवर्स में हुआ है, तो एक तो ऋषि गंगा है एंड धौली गंगा इन चमोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। तो याद रखिएगा ये कहाँ की हैं दोनों गंगा रिवर्स, ये उत्तराखंड की हैं। अब इसमें जो मैं आपको पूरा गंगा रिवर सिस्टम ही बता देता हूँ जिससे सवाल होते हैं। देखिए ये है मेजरली जिससे सवाल होते हैं। सबसे पहले इनका ओरिजिन आपको पता होना चाहिए। जैसे यमुनोत्री है तो यमुनोत्री ग्लेशियर का नाम है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या निकलती है, तो यमुना नदी निकलती है, याद रखिएगा। या इसे हम बोलते हैं हाँ बंदरपूछ पीक, बंदरपूछ पीक, पीक का नाम अगर पूछ लेता है तो बंदरपूछ पीक। ये 2018 में सिविल सर्विस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मैच द कॉलम। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है और बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है। तो याद रखिएगा अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो बद्रीनाथ से निकलती है। इसका वो भी है, मैं आगे आपको बता देता हूँ कि इसका ग्लेशियर का नाम क्या, सॉरी, तो इसका नाम है सतोपनाथ। कभी कभी ग्लेशियर का नाम भी पूछ लेते हैं, आजकल यूपीएससी ग्लेशियर का नाम पूछ रहा है क्योंकि उन्होंने बंदरपूछ पीक तक पूछ डाला है। तो ये जो अलकनंदा है किस ग्लेशियर से निकलती है, तो सतोपनाथ ग्लेशियर से। अभी जो भूस्खलन हुआ वो इस रिवर में हुआ है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे धौली गंगा यहीं पे हुआ है जो नुकसान हुआ है, इसी रिवर ने यहाँ पे कहीं ग्लेशियर फटा है तो यहाँ से पानी ज्यादा आना शुरू हो गया है। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो मीटिंग पॉइंट्स है यहाँ पे प्रयाग बनता है। प्रयाग क्या बोलते हैं, जहाँ दो रिवर मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रयाग। तो कभी कभी डायरेक्ट मैच द कॉलम में आ जाता है कि प्रयाग और किस रिवर से रिलेटेड है। तो धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है तो उसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। जब नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, जैसे नंदाकिनी, तो इसी को हम नंद प्रयाग बोलेंगे। जब पिंडार गंगा मिलती है अलकनंदा से तो कर्ण प्रयाग। फिर अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती हैं तो रुद्र प्रयाग, और अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो देव प्रयाग। तो ये पांचों प्रयागों का नाम आपको पता होना चाहिए और इनकी रिवर किस रिवर से मिलते हैं। मेनली सब अलकनंदा से ही मिलती हैं जो पांचों की पांचों हैं, और आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर किससे मिलकर कौन सा प्रयाग बना रही है, यही सवाल होता है। फिर आगे गंगा ऐसे चलनी शुरू हो जाती है और यमुना इसके पैरेलल ही चलनी शुरू होती है ऐसे। तो ये पूरा गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। आपसे जो सवाल इस बार, क्योंकि अभी टाइड भी आ चुका है, एवलांच हो चुका है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने अलग से बता भी दिया गंगा बेसिन ओरिजिन क्या क्या है। तो गौरमुख पर्वत है, भागीरथी रिवर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर। सतोपनाथ ग्लेशियर जो ओरिजिन है वो किस रिवर का है, तो अलकनंदा का है। मैं आपको यहाँ समझा भी चुका हूँ, ये जो अलकनंदा है सतोपनाथ ग्लेशियर से निकलती है। फिर यहाँ लिख दिया है पंचप्रयाग, तो यहाँ मैंने डिटेल में लिख दिया आपको जाके पढ़ने में आसानी हो। अलकनंदा से ही पांचों मिलते हैं, देखिए अलकनंदा से ही मिलती हैं कौन कौन सी रिवर, धौली रिवर, नंदाकिनी रिवर, पिंडार रिवर, मंदाकिनी रिवर और भागीरथी रिवर। फिर इनके नीचे इनका ग्लेशियर का नाम भी लिखा है, कभी कभी क्वेश्चन टफ करने के लिए इनका ग्लेशियर का नाम पूछ लेते हैं। तो ये पांचों के ग्लेशियर का नाम भी लिखा है और प्रयाग का नाम भी लिखा है। तो लर्न बाय हार्ट होना चाहिए कि रात में भी आपसे पूछ लें तो बताया जाए, क्योंकि फैक्चुअल सवाल है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगा पाएंगे। अगर आपको याद होगा तभी कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने 100 अगर एग्जाम है तो उसमें से 80 एग्जामों में ये सवाल पूछा जा चुका है, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। सो आज की न्यूज़ कवर हो गई। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। और कल CDS का पेपर भी हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैंने पढ़ाए ही हैं। एक तो रिसेंटली 4-5 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आपको पता होगा वहाँ पे नए बना रही थी सरकार, नए आइलैंड का निर्माण कर रही थी, इसलिए मैंने आपको पूरा अंडमान एंड निकोबार बताया था। क्वेश्चन बहुत इजी था कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल सेपरेट करता है, तो 10 डिग्री मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने आपको डंकन पैसेज भी बताया था। तो ये तो बहुत इजी सवाल था जो अभी हमने 4-5 दिन पहले ही डिस्कस करा है। फिर एक क्वाड से सवाल था कि क्वाड में कौन कौन है, ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ रिगार्डिंग मालाबार एक्सरसाइज, क्योंकि अभी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप का पार्ट नहीं था, लेकिन मालाबार में उसे एंट्री देने वाले थे। इंडिया ने बोल दी थी, इंडिया से पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया को क्वाड ग्रुप में एंट्री, वो मालाबार एक्सरसाइज में एंट्री दें या नहीं, क्योंकि मालाबार में अभी तक क्वाडी ग्रुप पार्टिसिपेट करता था। बहुत ईजी सवाल था, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर से आपका केवल फैक्चुअल पार्ट कवर हो रहा है, जितना भी पॉलिटी है वो सारा कवर हो गया। अगर आप CDS का कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि मैंने करंट अफेयर में कंप्लीट ना किया हो तो बताइएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
और जिनको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख सकते हैं चाहें तो। जो भी सीडीएस दे के आए और जो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज़ को वो प्लीज़ ज़रूर बताएं। और यू लाइक माई लेक्चर तो लाइक करें एक, और फॉलो कर सकते हैं शिवम_त्यागी_ST को। एंड प्लीज़ फॉलो स्टडी फंडा ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम बोथ। सो आपको रिसेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी वहाँ। हम अपनी अब आंसर की भी हमने अपलोड कर दी है, तो किसी बच्चे को आंसर की चेक करनी हो तो वो भी देख सकता है। सो टेक केयर, बाय बाय।